तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स के, है ना। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक रॉड है ऐसे, है ना बच्चों। एक रॉड थी हमारे पास इस तरीके से, ये मैंने बना दी और आपसे बोला गया कि इस रॉड की मेजरमेंट लेना है, लेंथ नापना है ना। और मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि तीन स्टूडेंट्स को हमने लेंथ नापने के लिए दिया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। ये तीनों स्टूडेंट अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ नाप रहे हैं और लेंथ नाप कर ये रीडिंग बताएंगे, मीजर्ड वैल्यू बताएंगे कि इन्होंने कितना कितना वैल्यू मीजर किया है ना, लेंथ का मीजर किया है। तो इसकी लेंथ एल मान लें हम। तो जो लेंथ मीजर की है ए स्टूडेंट ने, एल ए, मान लो उसने मीजर की है 2 मीटर, ठीक है। तो उसने अपना मीटर स्केल वगैरह लिया और उससे 2 मीटर नाप लिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टूडेंट है बी, उसने जो इस रॉड की लेंथ नापी है वो मान लीजिए उन्होंने रीडिंग दी 2.2 मीटर। मतलब उसके पास मीटर स्केल तो थी ही, साथ में उसके पास सेंटीमीटर स्केल भी रही होगी, इसलिए 2.2 मीटर तक उसने बता दिया नाप कर, है ना। तो जैसे कि आपका ए वाले स्टूडेंट ने आपको रीडिंग दी 2 मीटर, तो ये 2 मीटर कन्फर्म है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? 2 मीटर से कुछ ज्यादा या कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि बी वाले स्टूडेंट ने बताया। बी वाले ने ज्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया, इसलिए उसने 2 मीटर से बड़ी लेंथ है ये बता दिया। लेकिन एल जो ए स्टूडेंट है वो सिर्फ मीटर्स में कैलकुलेट कर सकता है, यानी कि वो 2 के बाद सीधा कितना कैलकुलेट कर पाता, 3 मीटर। लेकिन उसके बीच की चीज वो कैलकुलेट नहीं कर पाता, जबकि बी कर पाता है। यानी कि 2 मीटर रिलायबल नहीं था जब ए ने बताया था, लेकिन जब जो रीडिंग बी ने बताई तो उसने ये पक्का बोल दिया कि 2 मीटर तो इसकी लेंथ है ही, साथ में 0.2 मीटर और है, यानी कि 2 मीटर रिलायबल हो गया। बट 0.2 ही है कि 0.23 है, 0.21 है, ये नहीं पता। तो ये अनरिलायबल डिजिट है आपका, है ना बच्चों। जो 0.2 है, मतलब पहला 2 तो आपका रिलायबल है लेकिन दूसरा 2 अनरिलायबल है। जबकि ए वाले स्टूडेंट में पहला ही जो टर्म था वो अनरिलायबल था। वैसे ही सी ने और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया, स्टूडेंट सी ने। जब स्टूडेंट सी ने उसको और अच्छे से मेजर किया तो उन्होंने बताया कि इसकी जो मेजरमेंट है वो है 2.23 मीटर। यानी कि इन्होंने ये बता दिया कि 2 मीटर है, 0.2 भी है, बट उसके आगे 3 भी लगेगा। लेकिन अब ये 3.231 है कि 0.232 है कि पॉइंट, मतलब 3 के बाद वाली डिजिट ये नहीं बता सकता। इसका इंस्ट्रूमेंट 2 डेसिमल प्लेसेस तक नाप सकता है। तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है बच्चों किसी भी रीडिंग में, किसी भी मीजर्ड वैल्यू में, वो अनरिलायबल होता है। मतलब उसके आगे कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमें पता नहीं। लेकिन उसके जो पहले के डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 2 था, इसमें 2.2 था, तो वो रिलायबल होते हैं, वो कंफर्म होते हैं कि इतनी लेंथ तो है ही उसकी, है ना। जैसे कि और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने एक वेइंग मशीन देखी, तो वेइंग मशीन ने आपने कोई चीज नापी, है ना बच्चों। अब मान लो कि ये जो वेइंग मशीन है, जो बड़े बड़े स्टोर्स में रखी रहती है, बड़ी बड़ी वेइंग मशीन रखी रहती हैं, वो केजीज में नापती हैं। किस में नापती हैं बच्चों? केजी नापती हैं सीधा। तो अगर मान लीजिए कि आपने कोई 2 केजी की चीज नापी, तो उसमें रखते गए तो उसने उसका मास बता दिया 2 किलो। लेकिन क्या आप कंफर्म हो कि उसका एग्जैक्ट मास 2 ही किलो है? अगर मान लो उसका मास 2.1 केजी रहा होगा, लेकिन ये ग्राम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता ना मशीन, सिर्फ केजी को डिटेक्ट करता है। तो अगर 2.1 केजी है मतलब 2 किलो और 100 ग्राम, तो वो 100 ग्राम को नहीं नाप पाया, सिर्फ किसको नाप पाया? केजीस को। तो इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया, क्योंकि ये 100 ग्राम तो नहीं नाप पा रहा है। लेकिन हमारे पास दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ग्राम्स को भी नाप सकते हैं हम, हंड्रेड्स में, है ना बच्चों। तो अगर उनको ग्राम्स में भी नाप सकते हैं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग थी और ये सेकंड इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है जो ग्राम्स में भी चीजों को नाप सकता है, तो ये क्या रीडिंग देगा बच्चों? इसने मान लो मास दिया आपका 2.1 केजी, तो इसने 100 ग्राम को नाप लिया, तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है ना। इसने 2 बोला तो 2.1 है, 2.2 है, ये रिलायबल नहीं था डिजिट,
लेकिन सेकंड इंस्ट्रूमेंट में जब 2.1 बोला गया तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का मास 2 केजी तो है ही, बट 100 ग्राम है कि 150 ग्राम है, मतलब 0.12 है, 15 है, 17 है, ये अनरिलायबल है। मतलब इसमें ये फर्स्ट वाला 1 वाला डिजिट जो है वो अनरिलायबल है। तो एक रिलायबल डिजिट है, एक अनरिलायबल डिजिट है। तो ऐसे मेजरमेंट में कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जैसे इसमें आपकी रॉड की लेंथ वाला एग्जांपल में सी जो था, स्टूडेंट सी, वो ज्यादा एक्यूरेट था, वो ज्यादा क्लोज था रॉड की लेंथ नापने के लिए। और आपके मास के नापने वाले सेकंड इंस्ट्रूमेंट वो ज्यादा क्लोज है मास नापने में, है ना। तो कितना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया है उसको हम कैसे समझेंगे किसी मेजर्ड वैल्यू को देखकर, उसके लिए हमने कंसेप्ट तैयार किया जिसको बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के नियम नहीं बताए, लेकिन जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो रॉड की लेंथ नापी गई थी, मान लीजिए ए स्टूडेंट ने नापी थी, तो इसके लिए अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलूं इस मेजर्ड वैल्यू की, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 1, जबकि बी वाले स्टूडेंट ने जो नापा उसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब आप ये अभी मन में आ रहा होगा कि सर आपने 1 और 2 कैसे लिख दिया सिग्निफिकेंट फिगर। आप उसकी चिंता नहीं करो, अभी मैं रूल्स बताऊंगा आपको कि कैसे पहचानते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं किसी नंबर में, है ना। उसकी आप टेंशन मत लो, वो अभी मैं सिखाऊंगा। अभी तो आप देखो, अब सी वाले ने नापा तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका 2, ए स्टूडेंट का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, बी का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और सी स्टूडेंट का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके वैल्यूज में है, सी वाले स्टूडेंट के, इसलिए सी ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे उसने उतनी ही ज्यादा डिजिट्स रिलायबल होंगी और वो उतना ही एक्यूरेट आपको रिजल्ट देगा। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट समझे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बताता है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज्यादा होगा आपकी रीडिंग, आपकी मेजरमेंट उतनी ही अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, और उसमें ज्यादातर डिजिट जो होंगे वो रिलायबल होंगे, मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं उनको, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या दी गई, तो इन्होंने बताया कि इन एनी measured value, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इन एनी measured value, इन एनी measured value the number of reliable the number of reliable digits the number of reliable digits and first and first अनसर्टेन डिजिट, जो रिलायबल नहीं है ना, अनसर्टेन अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। मतलब कोई भी मीजर्ड वैल्यू है उसमें जितने भी रिलायबल डिजिट्स हैं जिसमें आप पक्का श्योर हो, वो डिजिट्स उनकी काउंटिंग प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट और पहला एक अनसर्टेन जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, उनकी काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप ये रॉड वाला एग्जांपल देखो, तो उसमें ए जो स्टूडेंट है वो उसमें 2 मीटर बोला था, तो 2 मीटर ही अनरिलायबल था, तो इसमें रिलायबल तो है ही नहीं, लेकिन हमें एक अनरिलायबल लेना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हुआ। जबकि बी स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट किया था उसमें 2 रिलायबल था और जो दूसरा 0.2 था वो अनरिलायबल था, तो ये 2.2 एक रिलायबल हो गया और एक अनरिलायबल लेना पड़ता है, अनसर्टेन लेना पड़ता है हमें, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। जैसे 2.23, तो 2.2 इसमें 2 डिजिट रिलायबल थे, पक्के तौर पे थे, है ना, बट पॉइंट ये वाला 23 का जो 3 है ये अनसर्टेन था, मतलब इसके आगे कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो बच्चों अब आप लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन बता दी है ना। तो हमने क्या बोला कि जितने भी रिलायबल डिजिट्स हैं उनकी काउंटिंग और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा जिसमें हम रिलायबल नहीं है उनकी काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब एक अनरिलायबल होना चाहिए और जितने भी रिलायबल है उनकी काउंटिंग को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताता है कि कितना जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा किसी मेजर्ड वैल्यू में
वो मेजर्ड वैल्यू उतनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, मतलब उतनी ही ज्यादा जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज होगी, है ना बच्चों। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल पूछूं कि मान लीजिए द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन पूछा हूं मैं आपसे, है ना, द लेंथ ऑफ टू rods two rods are given, the length of two rods are given, L1 रॉड 1 की लेंथ गिवन की गई 2.4 मीटर एंड L2 जो है वो रॉड 2 की लेंथ है और वो मीजर की गई 2.400 मीटर, 2.400 मीटर। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, लिख लो, इज करेक्ट। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तो उन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी, है ना। तो ए ऑप्शन है L1 इज इक्वल्स टू L2, बी ऑप्शन है L1 इज ग्रेटर देन L2, सी ऑप्शन है L1 इज लेस देन L2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना बच्चों। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप लोग अपने अपने आंसर अपने मन पे रख लीजिए, मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ इसका क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों डी, नन ऑफ दीज। अब इसका आंसर डी क्यों है नन ऑफ दीज, तो आप ध्यान से देखो, जो L1 की रॉड की लेंथ है 2.4 मीटर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स आप समझ पा रहे होंगे 2 है, मतलब ये दोनों नन ऑफ दिस क्यों है, ना तो ये दोनों बराबर हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन ए को टिक करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। अब क्यों वो गलत होगा वो आप समझें, क्या है कि जो L1 रॉड की जो लेंथ नापी गई है 2.4 मीटर, वो एक डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी से नापी गई है, मतलब 4 जो है इसमें अनरिलायबल है, मतलब 4 के आगे क्या है हमें नहीं पता, ये 0.41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, या हो सकता है 39 था उसको 4 लिख दिए गया है ना। तो 4 वाला जो डिजिट है 0.4 वाला, ये अनरिलायबल हो गया लेंथ 1 में। लेकिन रॉड 2 में, जिसका L2 हम बोल रहे हैं, उसमें कितनी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है, तो उसने आपके 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी से मेजर किया है, 00 ये बता रहा है, मतलब ये ज्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किया गया है। मतलब इसमें 2.40 कंफर्म है, इसमें 2.44 ही कंफर्म नहीं था, लेकिन इसमें 2.40 तो पक्का है। अनरिलायबल कौन है, लास्ट वाला जीरो, उस जीरो की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो L2 है वो एक अलग रीडिंग है, अलग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग है, ये हमें डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं, और L1 जो है वो अलग एक्यूरेसी के साथ नापा गया है। इसलिए ना तो हम उसको बराबर मान सकते हैं, ना कोई बड़ा है कोई छोटा है इसके बारे में बता सकते हैं। अगर दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से नापे जाते सेम एक्यूरेसी के साथ, तो आपको समझ में आ जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बट क्योंकि दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से नापे गए हैं, ये हमें उनकी एक्यूरेसी बता रही है, पॉइंट के बाद लगे हुए डेसिमल्स कितने हैं, इसलिए हम इसका आंसर बोलेंगे कि हमें नहीं पता कि वो दोनों बराबर हैं, बड़ा है कि छोटा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नन ऑफ दीज। तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो इन सवालों को जब आता है, तो अगर आपको सिग्निफिकेंस फिगर्स का कंसेप्ट समझ पता नहीं होगा, तो ऐसे सवाल आप कॉन्सेप्चुअल नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स डिफाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। वो कौन कौन से रूल हैं जिससे हम किसी भी मेजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। तो उन रूल्स को बारी बारी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल, वो ये कहता है ऑल नॉन जीरो ऑल नॉन जीरो डिजिट all non-zero digits in a measured value all non-zero digits in a measured value are significant। अब क्या मतलब इसका वो अपन समझते हैं। देखो बच्चों, जो हम जिस सिस्टम में काम करते हैं, आपको तो ये पता ही होगा, जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं या कुछ भी होता है, तो हम जो नंबर में सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, है ना बच्चों। अब डेसिमल सिस्टम का क्या मतलब है कि इसमें आपके
डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि इसमें आपके 10 डिजिट्स यूज होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। 10 डिजिट्स कौन कौन से बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, है ना। ये 10 डिजिट्स हैं जिन पे हम वर्क करते हैं, मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम होता है बच्चों? डेसिमल। अब आप ध्यान से देखो तो इन डेसिमल डिजिट्स में आपके जो 9 डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, मतलब वो जीरो नहीं है, उसी को तो नॉन जीरो कहा गया है। और जीरो एक डिजिट है जो जीरो डिजिट है। तो जो भी रूल्स आपको कंफ्यूज करेंगे ना वो जीरो से रिलेटेड होंगे, नॉन जीरो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होंगे यानी 1 to 9 वो सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे मेजर्ड वैल्यू में। जैसे फॉर एग्जांपल से और आपको क्लियर होगा कि आपने किसी चीज का मेजरमेंट लिया बच्चों इस तरीके से, मान लीजिए 53.27569 53.27569 मीटर्स। तो ये किसी भी चीज की आपने लेंथ नापी, तो ये लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें काउंट करने हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है इस मेजर्ड वैल्यू का। तो हम बोलेंगे जितने भी मेजर्ड वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब अगर उसमें जीरो नहीं आ रहा है तो वो सारे सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। तो देखो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स हो गए बच्चों, चाहे डेसिमल पॉइंट हो चाहे डेसिमल पॉइंट ना हो। तो 5, 3 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें 7 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा इस वैल्यू का? 7। अगर मैं विदाउट डेसिमल पॉइंट बोलूं तो ये जैसे फर्स्ट एग्जांपल, मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं इस तरीके से 5439 2 किलोमीटर्स। तो आपको बताना है इसमें, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो बच्चों नॉन जीरो डिजिट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो जाएगा इस मेजर्ड वैल्यू का वो हो जाएगा 5। तो इस तरीके से किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन सबको काउंट कर लो, तो वो सारे सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे, है ना बच्चों। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स के बारे में हो गया। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि मेजर्ड वैल्यू में सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही आए, मतलब किसी किसी वैल्यू में हो सकता है लेकिन हर वैल्यू में ऐसा थोड़ी ना होगा, किसी किसी वैल्यू में जीरो भी आएगा। तो अब जितने भी रूल्स हैं वो जीरोस को लेके हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो जो आपका सेकंड रूल है वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए ऑल जीरोस ऑल जीरोस बिटवीन all zeros between non-zeros digit all zeros between non-zero digits are significant। मतलब जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, है ना बच्चों। जितने भी डिजिट आपके जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सब आपके सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 72003। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें आपका ये किलोमीटर दे दिया, तो इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? देखो बच्चों इसमें जो दो जीरो हैं वो 2 और 3 के बीच में है, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। तो जितने भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट। इसलिए ये दोनों को सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो 3 है और जीरो जो है वो 2 है, बट ये दो जीरो जो है वो नॉन जीरो के बीच में आए हैं इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर अब ले हम तो 1.305 मीटर्स। तो इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें भी देखो 0, 3 और 5 के बीच में आ रहा है, मतलब नॉन जीरो। डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो 1, 2, 3 नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, और एक जीरो है जो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो इस वाले का सिग्निफिकेंट, इस वाले रीडिंग का सिग्निफिकेंट फिगर हो गया बच्चों कितना? 4। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग थर्ड रूल लिखते हैं ना। तो तीसरा रूल जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए वो है आपका
टर्मिनल जीरोस in a measured value terminal zeros in a measured value without without a decimal point are not significant यानी किसी भी measured value में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी measured value में, जैसे मान लीजिए कि ऐसा अपने पास measured value है 5200 kg, है ना, 5200 kg हमने मास नापा किसी चीज का, है ना। अब आपसे बोला गया कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें आप ध्यान से देखो। पहले बात तो ये रूल तब लगेगा जब डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इस वाले एग्जांपल में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये रूल लगेगा। अब इसमें जो टर्मिनल जीरोस है, मतलब जो एंड में आते हैं जीरोस, जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और एंड में जीरोस आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बात को याद रखोगे। यानी 5200 केजी में 5 और 2 नॉन जीरो है, और जो लास्ट के दो जीरो हैं वो किसी भी दो नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं आ रहे हैं, ये टर्मिनल जीरोस है ना, जो एंड में आते हैं। और क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब सिर्फ नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट है, इसलिए इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा कितना बच्चों, आपका 2, क्योंकि दो नॉन जीरो है और जो जीरो है वो टर्मिनल है और डेसिमल पॉइंट है नहीं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा रूल है। तो ये हमने काउंट कर लिया। सेकंड एग्जांपल आप देखो, ऐसा भी बोल सकते हैं 403700 मीटर्स, है ना बच्चों। तो इस वाले नंबर में देखो, ये जो मीजर्ड वैल्यू है इसमें आपका कितने नॉन जीरो है, वो तो सिग्निफिकेंट है ही, तो इसमें 3 नॉन जीरो नंबर है और एक जीरो जो है 403 में जो जीरो है वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है और ये नॉन जीरो तो है ही। लेकिन ये जो 3 जीरो है जो एंड में आए हैं और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो लास्ट में 3 जीरो आए हैं जो डेसिमल पॉइंट के बिना है वो नॉट सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है इस रूल के हिसाब से। इसलिए इसमें इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने अपने बच्चों, 4, 3 नॉन जीरो और एक जीरो जो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, और जो 3 लास्ट में आ रहा है उनको हटा देना। तो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इस नंबर का 4, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये नियम भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर है। अब फोर्थ रूल में आते हैं। तो फोर्थ रूल क्या बोलता है, फोर्थ रूल भी समझते हैं। इसमें कहा गया है टर्मिनल जीरोस विथ a decimal point terminal zeros with a decimal point are significant। किसी भी measured value में जो टर्मिनल जीरोस होंगे किसके साथ, सिग्निफिकेंट। किसके साथ बच्चों, डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के साथ है टर्मिनल जीरोस तो फिर उनको सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोले कि आपका नंबर है 4.200, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इस नंबर में, मान लीजिए मीटर में दिया है। तो आप ध्यान से देखो 4.2, तो 4 और 2 तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हैं ही, और एंड में दो जीरो हैं, बट ये जीरो डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर टर्मिनल जीरोस हैं, बिना डेसिमल पॉइंट के टर्मिनल जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं थे, बट डेसिमल पॉइंट के साथ जो टर्मिनल जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब ये जीरो जीरो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। तो दो नॉन जीरो और दो टर्मिनल जीरो विद डेसिमल पॉइंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4। और जैसे अगर आप एग्जांपल दें तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि 3.2030, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बच्चों। तो देखो इसमें 3 नॉन जीरो, तो 3 तो है ही, और इसमें एक जीरो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। और एक जीरो जो लास्ट में आ रहा है बट डेसिमल पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना, तो डेसिमल पॉइंट है इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे बच्चों, 5। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये रूल भी, है ना, फोर्थ वाला रूल था ये। उसके बाद हम फिफ्थ रूल की बात करते हैं।
तो फिफ्थ रूल ये बोलता है फॉर अ नंबर फॉर अ नंबर लेस देन फॉर अ नंबर लेस देन 1, ऐसा नंबर जो लेस देन 1 मतलब ऐसी मीजर्ड वैल्यू जो लेस देन 1 हो, उसमें क्या करेंगे जीरोस के साथ। तो जीरोस ऑन राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट ऑन लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा नंबर, ऐसी मीजर्ड वैल्यू जो 1 से छोटी आई हो, और 1 से छोटी आने पर जितने भी जीरोस होंगे, मतलब पॉइंट में नंबर्स होंगे, जितने भी जीरोस डेसिमल पॉइंट के राइट में होंगे और लेफ्ट में होंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल से आपको ये रूल भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लो बोलते हैं कि आपका एक नंबर है जो आपने किया लेस देन 0.00132 है ना, मिलीमीटर्स। तो आपको बोला गया कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो देखो बच्चों, ये नंबर लेस देन 1 है, पहली बात तो ये हो गई है ना। उसके बाद इसमें देखो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 के पहले भी 2 जीरो हैं। तो डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद 132 ये नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट है, और ये टर्मिनेटिंग जीरो है बट डेसिमल पॉइंट है, तो लास्ट वाला जो जीरो है 2 के बाद वाला वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो इसका आंसर है 4। तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो डिजिट हैं, जीरोस हैं, उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, बट जो लास्ट में जीरो है उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड एग्जांपल के लिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए नंबर, मतलब 0.1302। अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी आपका जीरो नहीं है, जो जीरो है वो 3 और 2 के बीच में है, मतलब नॉन जीरो के बीच में है, तो वो सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो 1 2 3 4, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है। तो आई थिंक आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये 5 नियम है जिससे आप किसी भी मीजर्ड वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हो, और ये आपको याद होने चाहिए ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ लिया ना। 5 नियम होते हैं, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक बात और आपको अच्छे से याद करनी चाहिए, वो क्या है, यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नोट नोट क्या कहता है कि चेंज ऑफ यूनिट्स in a measured value change of units in a measured value does not change its significant figures यानी कि कोई भी आपका मीजर्ड वैल्यू है बच्चों, तो अगर आप उसकी यूनिट चेंज करते हो है ना, जैसे आपको मान लो मीजर्ड वैल्यू मिली किलोमीटर्स में, आप उसको मीटर्स में चेंज कर लेते हो, या फिर सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करते हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है, बट वो जो भी आपका मीजर्ड वैल्यू है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा गया था वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना बदला, आपने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है, आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं किया है, मतलब उस रीडिंग की एक्यूरेसी चेंज नहीं हुई। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप यूनिट्स को चेंज करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी आप लिखते हो तो यूनिट बदलने से वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होती है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए हमारी एक लेंथ ऑफ रॉड है, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आती है वो आती है 43.5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो आप समझ गए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें तीनों नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। अब अगर मैं इसकी यूनिट चेंज करूं, मान लो सेंटीमीटर से मैंने मीटर्स में चेंज कर दी, तो आपको पता है डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, तो 0.435 आ जाएगा मीटर्स, है ना, यूनिट चेंज कर दी हमने। तब भी सिग्निफिकेंट फिगर देखो बच्चों 3 ही रहेगा, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा था उसकी एक्यूरेसी नहीं बदली ना, और सिग्निफिकेंट फिगर तो अपन को एक्यूरेसी के बारे में बताता है। तो इसलिए यूनिट तो आपने चेंज किया है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ना बदला है, आपने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन किया है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लो, तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा बच्चों, 0.0000435, है ना। तो आप जब इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लोगे, तब भी आप ध्यान से देखो, इसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है और फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, इसलिए 4 और 5 ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों कितना है, 3। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम लगाते हैं तो उसमें कभी भी यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू बदलती नहीं है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपके रूल्स हो गए और ये आपका एक नोट हो गया जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लगता है। लेकिन यहाँ पे इन रूल्स में एक गड़बड़ भी है, पहले मैं आपको वो गड़बड़ बताता हूँ कि दिक्कत क्या होती है। मतलब अभी नहीं होगी, लेकिन आगे जाके कई सवालों में आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ दिक्कत होने वाली है। सर एक डाउट। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको 5 रूल्स और ये नोट लिखवा दिया है ना। अब ये जो हमने रूल्स पढ़ा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूल्स में गड़बड़ हो जाती है, तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें एम्बिग्यूटीज आ जाती है ना, गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एक मीजर्ड वैल्यू ली, तो मीजर्ड वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 5.400 मीटर्स। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना। 5 और 4 दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 2 हो गए, और जो 2 जीरो डिजिट्स हैं वो डेसिमल पॉइंट में बाद में आए हैं, तो डेसिमल पॉइंट के साथ टर्मिनल जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं ना। इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, 4 है। तो और आगे अगर अगर अपन देखें तो इसको आप यूनिट कन्वर्जन करो, मीटर से आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो जैसे आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10 करोगे बच्चों, है ना, मतलब इंटू 100 करोगे अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर इसमें इंटू 100 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 540.0, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, भाई यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो है वो काउंट होगा और 570 भी काउंट होगा, तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, 4 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको आप एमएम में रिप्रेजेंट करो, मिलीमीटर्स में, तो मिलीमीटर्स में इंटू 10 हो जाएगा, तो 5400 मिलीमीटर्स आएगा। अब ध्यान से देखो डेसिमल पॉइंट हट गया है, बिना डेसिमल पॉइंट के जो लास्ट के जीरो होते हैं टर्मिनल जीरोस वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है लास्ट के 2 जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 हो गया। लेकिन ये यूनिट कन्वर्जन किया और ये सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई, ये तो गलत हो गया। अभी हमने क्या पढ़ाया नोट में कि क्योंकि आप जब यूनिट कन्वर्जन करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करते हो, तो एक्यूरेसी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैंने मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किया तो मिलीमीटर में डेसिमल पॉइंट गायब हो गया, तो जो लास्ट के 2 जीरो हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ये भी रूल हमने पढ़ा है। तो फिर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रह गए बच्चों, 2, यानी कि यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल गए, जो कि हमारे नियम के खिलाफ है। हमने ऐसा नियम तो किया ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा था गड़बड़ होती है, ये एम्बिग्यूटीज है ना, यहाँ पे दुविधा आती है। अच्छा ये गड़बड़ क्यों हुई, ये दुविधा क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे 2 नियम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक नियम क्या था बच्चों हमारा
कि टर्मिनल जीरोस, जो टर्मिनल जीरोस होते हैं, टर्मिनल जीरोस विथ डेसिमल पॉइंट, विथ डेसिमल पॉइंट, वो आपके कैसे होते थे बच्चों, सिग्निफिकेंट होते थे, है ना। और जो टर्मिनल जीरोस हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, वो कैसे होते हैं बच्चों, नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं ना। और यूनिट कन्वर्जन में यही हुआ, पहले वो डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहे थे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम थे, बट जब यूनिट कन्वर्ट किया और वो बिना डेसिमल पॉइंट के आ गए तो वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो ये गड़बड़ हुई। अब इस गड़बड़ को, इस एम्बिग्यूटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर हमने एक और नियम बनाया ताकि इस एम्बिग्यूटीज को, इस गड़बड़ को हम सही कर पाए। तो आप लिख सकते हो दिस एम्बिग्यूटी is resolved by using the concept of scientific notation। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन से, तो आपको बोला गया साइंटिफिक नोटेशन से हमने सॉल्व किया ना, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद करो मैंने कब बताया था साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ाया था, है ना बच्चों। तो मैंने कहा था किसी भी नंबर को लिखने का तरीका इस फॉर्मेट में, a इंटू 10⁻⁵, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जहां पे मैंने आपको बताया था कि वेयर a जो है वो बच्चों क्या होता है, रियल नंबर, और ये जो a की वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए बच्चों, 1 से लेकर <10 है ना, ये मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए थी, रियल नंबर है ना। और यहाँ पे जो आपका b होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है, ये नहीं मैंने आपको बताया था, एक्सपोनेंट और पावर जो बोलना चाहो आप, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखना क्या कहलाता है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन। तो कभी भी आपको जब यूनिट कन्वर्जन करना हो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ये एम्बिग्यूटी नहीं आएगी आपका रूल्स के, दोनों रूल्स के बीच में, है ना। कौन कौन से रूल, टर्मिनल जीरो विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट और टर्मिनल जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे हम इसी एग्जांपल के लिए, ऊपर वाले एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखो आपका पहला जो रीडिंग था वो कितना था, 5.00 मीटर्स। तो आपने बोला सर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो गया, अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप साइंटिफिक नोटेशन का यूज करो बच्चों। 5.400 तो रियल नंबर है ही, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻², तो 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दो। अब जो 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है, सिर्फ आपको a का सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, a का। तो यहाँ पे देखो a के अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, 4, तो अभी भी सिग्निफिकेंट 4 है। उसके बाद आपको जब इसको mm में कन्वर्ट करना है तो 5.400 mm के लिए एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, तो ये आपका मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी देखो आप जो a की वैल्यू है वो 5.400 है, मतलब अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, 4 है। तो हम जब भी यूनिट कन्वर्जन करें तो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होगा और अपना रूल भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, और अपना वो नोट भी सही हो जाएगा जिसमें चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो आई होप आपको ये एम्बिग्यूटी समझ में आई होगी, और इस एम्बिग्यूटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आया होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमें अब अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कैसे डील करना पड़ता है उसके भी रूल्स हमारे पास हैं, है ना। तो वो रूल्स भी हम समझते हैं। जैसे ये रूल्स क्यों लगते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ये जो आपके सामने स्लाइड रखी है इसकी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो मैं आपसे बोलूं कि इस स्लाइड का आप एरिया निकालो, तो आप क्या करोगे कि इसका लेंथ नापोगे और इसका ब्रेथ भी नापोगे। जब आप मेजरमेंट लेंगे तो इनकी एक मेजर्ड वैल्यू आएगी लेंथ की और ब्रेथ की, तो वो जो मेजर्ड
वैल्यू होगी उसमें आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको नापा होगा तो उसकी कुछ एक्यूरेसी होगी, इस कारण से उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देखेंगे, है ना बच्चों। लेकिन अगर मैं एरिया निकालने की बात करूं तो एरिया आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं नाप रहे हो। एरिया में आप क्या करोगे, लेंथ और ब्रेथ जिन चीजों को नापा गया है उनको मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो जो नया आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें रूल्स दिए गए हैं। तो उसी की हेडिंग डली हुई है, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल जो है वो मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिखते जाइएंगे साथ में, कि इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन चार प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम देख लेते हैं ना बच्चों। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कॉमा द फाइनल रिजल्ट, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड बी शुड बी शुड बी काट दो, शुड रिटेन as many should retain as many significant figures as are there in original number with the least significant figures with the least significant figures, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा ये रूल, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब हम करेंगे किसी भी दो वैल्यूज का, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर में थे, और ओरिजिनल नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो रिजल्ट का भी वही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि आपने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, एक वैल्यू है आपका 5.789 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मान लो लेंथ और ब्रेथ कर दिया आपने, तो इसको मल्टीप्लाई किया 4.65 से, है ना बच्चों। तो जो आपका आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आएगा आपका 27.33735, है ना। ऐसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं तो आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो इस तरीके का रिजल्ट आता है, ठीक। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट हम इतना रिपोर्ट करेंगे कि कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा बच्चों। अगर इतना रिपोर्ट करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमने जो इंस्ट्रूमेंट से लेंथ और ब्रेथ को नापा था वो इतने ज्यादा एक्यूरेट थोड़ी ना थे, तो ऐसे में कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए हमें इसका एक रूल बना दिया कि भाई जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, जैसे कि इसमें दो ओरिजिनल नंबर्स हैं, इसको आपने मेजर किया था, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों इस वाले नंबर का, तो आप बोलोगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर सर 1 2 3 4 है, और इस वाले का आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपका कितना है बच्चों, 3 है। तो ओरिजिनल नंबर में आपको सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं बच्चों, 4.65 के, मतलब 3 है, 3। तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही अप्लाई करना है। मतलब अगर आपके ओरिजिनल नंबर में सबसे कम 3 है तो फाइनल रिजल्ट में भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, और अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए तो आप समझें कि आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 के बाद। तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आप रिपोर्ट करोगे वो आंसर रिपोर्ट होगा कितना बच्चों, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो 27 तो होगा ही, लेकिन 0.3 को 3 के बाद राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो 3 के बाद 3735 है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे
तो 3 के बाद 3 है और 3 क्या है, लेस देन 5। अब राउंडिंग ऑफ के हमने नियम पढ़ लिए थे कि अगर जो जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, अगर वो लेस देन 5 है तो उसके पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा, तो उसका पहले वाला नंबर हम एज इट इज रख देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 27.3। अगर दोनों मीटर में लिए थे तो मीटर स्क्वायर। और इसके भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, जो कि ओरिजिनल नंबर में कम कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला था, है ना। तो इस तरीके से हम रिजल्ट लिखते हैं जब हम मल्टीप्लाई और क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें नेक्स्ट रूल है, अब दो ऑपरेशन और बचे हैं अपने, प्लस करना और माइनस करना, तो उनको भी हम रूल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसमें सेकंड रूल में आपको बोला गया है कि इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, in addition and subtraction, comma final result, should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आएगा। उन्होंने क्या बोला है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप याद रखेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा किसी भी नंबर्स का, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया जाएगा तो जो रिजल्ट है वो सिर्फ उतने ही डेसिमल प्लेसेस कंटेन करेगा जितने की ओरिजिनल नंबर में थे, जिसके सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थे, है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे हमने 3 नंबर्स को जोड़ा, एक जोड़ा आपको ने 6.121 को, प्लस एक नंबर जोड़ा 7.4 को, प्लस एक नंबर जोड़ा आपने 8.123 को। जब आपने इन तीनों नंबर्स को जोड़ा तो आपको आंसर मिलेगा कितना बच्चों, जब आप सॉल्व करोगे तो 21.644, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो इन तीनों नंबर में आपको समझ में आएगा कि जो पहला नंबर है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है बच्चों। पहले नंबर में आप देखो 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस। दूसरे नंबर में आप देखो तो 1 डेसिमल प्लेसेस है ना। और अगर आप तीसरे नंबर पे देखो तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। इस तरीके से पहले वाले में 3 डेसिमल प्लेस है, दूसरे वाले में 1 डेसिमल प्लेस है, तीसरे वाले नंबर में भी 3 डेसिमल प्लेस है। तो इनमें से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा, 7.4, जिसमें केवल एक ही डेसिमल पॉइंट है। तो आपको आंसर को इस तरीके से लिखना है कि उसके फाइनल में रिजल्ट में सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस आए। याद रखना सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। तो जो आपका आंसर है उसको सिर्फ कितना कंटेन करना चाहिए, सिंगल डेसिमल प्लेस। तो आपको मतलब 0.6 के बाद 44 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि 6 के बाद 4 को राउंड ऑफ करना है और 4 लेस देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है 6, राउंड ऑफ के नियम हमें पता है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है 6 वो एज इट इज आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा इस एडिशन का वो कितना हो जाएगा बच्चों, 21.6। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस, जो कि किसके बराबर है बच्चों, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बराबर, है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले रूल में हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखे जाते हैं ओरिजिनल नंबर के, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में आपका लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सारे रूल्स हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और ये रूल्स हो गए अर्थमेटिक ऑपरेशंस के।
तो आप इनको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, राउंडिंग ऑफ के, तो अब उनको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। जैसे एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, हालांकि ये न्यूमेरिकल जो है आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का ही है, उसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग बुक को देखकर कर लीजिएगा। तो जैसे उन्होंने ये बोला था कि एक क्यूब है उनके पास, क्यूब है ना बच्चों। क्यूब क्या होता है आपको पता है सभी को, 3D ऑब्जेक्ट है ना, और उसकी हर साइड बराबर होती है। तो जो क्यूब की साइड है उसको ए बोला गया, तो जो ए साइड है उसका उन्होंने मेजरमेंट किया हुआ है, और मेजरमेंट करके उन्होंने बताया कि जो ए साइड है, जो एक साइड है क्यूब की, वो है 7.203 मीटर्स, है ना बच्चों। एक आपके पास क्यूब रखा हुआ है जिसकी हर साइड बराबर होती है, आपको पता है, और उसकी एक साइड का मेजरमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट से लेकर बोला गया कितना है, 7.203। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है। लेकिन याद रखेंगे जब भी फिजिक्स में ऐसे सवाल आते हैं, सरफेस एरिया निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्यूब का। लेकिन जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको याद रखना होगा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है, ना कि क्या सॉल्व करते हुए करना है आपको भाई, कि डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दे जैसे अभी तक आप सॉल्व करते थे, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ख्याल रखना है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान से देखें, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का आपको फॉर्मूला वैसे ही पता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, एक साइड, एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, और आपको पता है क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं भाई, 6। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ वन साइड एंड क्यूब हैव टोटल 6 साइड्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया बच्चों, 6a स्क्वायर। और 6a स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7.203 है ना। तो उसका स्क्वायर है तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 7.203। जब आप इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर होगा कितना बच्चों, 311.299254, 311 पॉइंट ये आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 311.299 इंटू 254 है ना। तो इतना लंबा आंसर आता है इसका, और यूनिट हो जाएगी इसकी क्या बच्चों, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यूब की जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर है। अब आपसे बोला गया कि बताओ भाई इसका आंसर यही रिपोर्ट करोगे कि इसका आंसर कुछ और होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये आंसर थोड़ी ना होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने क्या रूल पढ़ा है कि जब आप किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनमें सबके सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो आंसर में वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे जाते हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है कौन सा बच्चों, 6। तो 6 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 6 नंबर का। तो आप बोलोगे सर 6 नंबर का तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और 7.203 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों, 4, और इस वाले का भी 4। तो 4 4 1, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए बच्चों, 1। तो आप बोलोगे सर कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि 1 है, तो आंसर में भी जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो भी 1 होना चाहिए। तो आप इसको केवल 3 मीटर स्क्वायर लिख दो। अब आप खुद सोचो बच्चों कि जो आंसर आया आपका वो 311 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और आपने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स लगाकर उसको 3 मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो 311 में और 3 मीटर स्क्वायर में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 311 मीटर स्क्वायर के एरिया को आप सिर्फ 3 मीटर स्क्वायर एरिया बोलोगे। इसका मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल्स पढ़े हैं वो फिर से गलत आंसर दे रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए था।
तो मैं आपको बता दूं, जो आपने ये लॉजिक लगा के बताया है ये आंसर 3 मीटर स्क्वायर, ये गलत है। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को अच्छे से पहचाना नहीं, तो आपको सही आंसर मिलता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 7.203 है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, तो आपने बोला सर 4 है। वैसे ही इस वाले नंबर के भी जो दूसरा नंबर है, क्योंकि वो सेम है तो उसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना कि 6 नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ये गलत हो गया। ये जो 6 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी है। तो आप बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 6 है बच्चों, ये एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट। ये हमने मीजर नहीं किया है। आप एक बार बताओ, जब आप 6a² लिख रहे हो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो इसमें जो 6 है ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। इसमें आपने a को नापा है, साइड को, 6 को थोड़ी नापा है। 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो 6 बिना मेजरमेंट के आया। यानी कि अगर आप सोचो तो इस 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.0। तो ये 0 भी रिलायबल है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर, इसको मेजर नहीं किया गया है। तो 6 भी रिलायबल है, 0 भी रिलायबल है, 0.0। आप 6.00 लिखोगे तो भी दोनों 0 रिलायबल है, क्योंकि ये पक्का 6 ही है। उसके बाद 3 0 लगाओगे पॉइंट के बाद, तो भी रिलायबल है। ऐसे आप इन्फिनाइट 0 लगाओ, ये सब रिलायबल डिजिट्स हैं। तो अगर ये सब रिलायबल है तो सारे रिलायबल डिजिट्स क्या होते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म के सिग्निफिकेंट जिनको मेजर किया जाता है उनके फाइनाइट होते हैं। लेकिन जो भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे 6, 5, 2 ऐसे नंबर आएंगे, तो उनके बाद लगने वाले इन्फिनाइट 0 भी रिलायबल होते हैं। तो उन सबको काउंट करेंगे तो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो आपको इस बात का याद रखना पड़ेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कांस्टेंट नंबर्स में। तो कांस्टेंट नंबर्स में इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब आप सोचो कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 का इन्फिनिटी है और इन दोनों का 4 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ बच्चों, 4 4। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है उसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 4 कैसे होंगे बच्चों, 3 1 1, ये तीनों तो आ गए। और पॉइंट के बाद एक डेसिमल पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, तो उसके बाद वाला नंबर 9 है, विच इज ग्रेटर देन 5। तो पुराना पीछे वाले नंबर को आपको राउंड ऑफ करने के लिए एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 को एक बढ़ा के लिखोगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर आया है वो कितना आएगा बच्चों, 3.11.3 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट समझे आप। कांस्टेंट नंबर्स के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्फिनिट होती है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल कराया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। देखिए बच्चों, आपसे बोला गया था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है कि डायमीटर ऑफ सर्कल इतना दिया गया है, और आपको बोला है कि एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करो। तो एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, रेडियस। तो आप जानते हो रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाई 2 होगा, है ना बच्चों। तो डायमीटर है 2.486 डिवाइड बाई 2। तो अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो आपको आंसर जब मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.243, है ना बच्चों, 1.243 आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा डायमीटर का। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये जो है हम यही आंसर लिखेंगे कि कुछ और रेडियस का, तो हम यही आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप देखो जो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, और जो 2 है वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों इन्फिनिटी है कांस्टेंट नंबर का। तो आपको पता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे जाते हैं डिवाइड में, तो 4 है लीस्ट। तो जो आपका फाइनल आंसर है उसमें भी 4 होना चाहिए, मतलब इसमें ऑलरेडी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसका क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया। तो एरिया लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो इन्फिनिटी होते हैं ना, इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इन्फिनिटी होते हैं, लेकिन आर के क्योंकि 4 है तो हम पाई के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कर लेंगे, मतलब 3.142 इंटू आपका जो रेडियस है वो है 1.243 इंटू 1.243। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.8539 मीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। लेकिन आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लीस्ट रखने पड़ते हैं, लेकिन जिन 3 नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है उसमें पाई का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है वो तो बच्चों इन्फिनिटी होता है।
ये तो पता है आपको। और जो दो नंबर है उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, 4। तो आपको जो फाइनल आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 रखने पड़ेंगे। तो 4 रखना पड़ेगा, तो ये मतलब ये 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 4.8539। तो आपको 9 को राउंड ऑफ करना है, तो 9 ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले वाला डिजिट जो 3 है वो एक बढ़ जाएगा, तो 3 से बढ़कर वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो आपका आंसर आएगा 4.854 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ।